हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी के प्रमुख अंतर। तो दोस्तों, यहाँ पर रक्त और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके लिए और भी अंतर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए जितने भी अंतर हैं, ये सभी अंतर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष इनमें से 2 नंबर का कोई सा कोई अंतर आपके लिए आ जाता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए है रक्त और लसिका में अंतर। तो रक्त और लसिका में अंतर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये कितनी बार आ चुका है। 2008, 9, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, रक्त क्या होता है आप सभी को पता होगा, और लसिका क्या होती है, इसमें अंतर यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1। और दोस्तों मैं आपको एक बात कन्फर्म कर देता हूँ, कभी भी आपके अंतर आए तो आपको कितने लिखने होते हैं, 4। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपसे कहा अंतर लिखिए तो आप कम से कम 4 अंतर लिखिए, तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर आपको जब भी मिलेंगे तब आप यहाँ पर 4 अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अंतर लिखा हुआ है, यहाँ लाल रंग का गाढ़ा तरल होता है। रक्त कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है, सभी को पता होगा। लाल की बात क्या, लसिका, तो क्या होता है, यहाँ रंगहीन तरल है, मतलब लसिका का कोई रंग नहीं होता है। दूसरा देखेंगे अगर हम लोग, तो लाल रुद्राणु आरबीसी पाए जाते हैं, मतलब क्या होता है कि रक्त में आरबीसी पाया जाता है। और लसिका की बात करें तो इसमें लिखा है लाल रुद्राणु अनुपस्थित होते हैं, मतलब क्या यहाँ पर है कि आरबीसी नहीं पाए जाते हैं लसिका में। तीसरा क्या है इसका पॉइंट, श्वेत रुद्राणु कम होते हैं, लिखा है न्यूट्रोफिल्स अधिक संख्या में होते हैं। तो इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत कम मात्रा में होता है, किसमें, रक्त में। और दोस्तों अगर लसिका की बात की जाए तो इसमें श्वेत रुद्राणु अधिक होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है, और लिखा हुआ है लिम्फोसाइट्स सबसे अधिक होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नंबर 4 पॉइंट दे रखा है, घुलनशील प्रोटीन्स अधिक और अघुलनशील प्रोटीन्स कम मात्रा में होती हैं। याद करिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि घुलनशील प्रोटीन जो होती हैं वो रक्त में अधिक होती हैं और अघुलनशील प्रोटीन्स कम होती हैं। अगर इधर देखें हम लोग लसिका को, तो लसिका में घुलनशील प्रोटीन्स कम होती हैं और अघुलनशील प्रोटीन्स अधिक होती हैं, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत होता है इसमें। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 5 को। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, O2 और पोषक पदार्थ अधिक तथा उत्सर्जी पदार्थ की सामान्य होती है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा सामान्य इसमें होती है, और इसमें अगर देखें तो O2 और पोषक पदार्थ कम होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। और आपके लिए लास्ट क्या है कि थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए क्या होता है, फाइब्रिनोजन की मात्रा इसमें अधिक होती है। और नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, मतलब लार जो है उसका थक्का नहीं जम सकता है, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रक्त और लसिका में 6 अंतर लिखे हुए थे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से जो आपको 4 मुख्य अच्छे लगे, ठीक है, जो आपको इसमें 4 पॉइंट अच्छे लगे, आप उन पॉइंटों को याद करिएगा और पेपर में उन्हीं पॉइंटों को वहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि दोस्तों एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे अच्छा लगेगा और दोस्तों वो आपको फुल मार्क दे देगा। ये आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपके लिए क्या क्या अंतर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट अंतर आपको पता लग गया है, रक्त और लसिका में अंतर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देना है, जिससे कि दोस्तों जितने भी मुख्य मुख्य अंतर हैं वो आपको सभी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। देखिए इसके बाद में आपके लिए अगला क्या है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, श्वसन और दहन, दहन और श्वसन में अंतर। ये दोस्तों आपका 2008-2016 में आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसे भी तैयार करिएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दहन और श्वसन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसमें अंतर की परिभाषा देखिए, कोयले का ऑक्सीकरण दहन और ग्लूकोज की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण श्वसन कराता है। यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया गया है श्वसन क्या है, दहन क्या है। अब देखिए दोस्तों श्वसन और दहन में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या लिखा हुआ है, यह जीवित कोशिका में होने वाले एक जैव रासायनिक क्रिया है, श्वसन। ठीक है, श्वसन क्या है, जीवित, लिखा है जीवित कोशिका में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया को श्वसन कहते हैं। और दहन क्या है, यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें पहला अंतर हो गया है कि श्वसन जो है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है और दहन सिर्फ एक रासायनिक क्रिया है। दूसरा अंतर देखेंगे तो लिखा हुआ है, यह सामान्य ताप पर एंजाइम्स की सहायता से
होती है। श्वसन क्या होता है? श्वसन एंजाइम्स की सहायता से होते हैं सामान्यता पर, और दहन जो होती है वो उच्च ताप पर होती है। ठीक है, इसके लिए उच्च ताप होता है। दहन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जलाना, और जलाने के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि श्वसन के लिए सामान्य ताप और दहन के लिए उच्च ताप होता है। तीसरा देखेंगे हम लोग, इसमें ऊर्जा विभिन्न चरणों में मुक्त होती है, और दहन में देखेंगे इसमें ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। मतलब किसी चीज़ को जलाएंगे तो हमें उससे विभिन्न मात्रा, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हमें उससे ऊष्मा मिलेगी, जिसे ऊर्जा कहते हैं। तो उससे बहुत एक साथ हमें ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि दोस्तों हम लोग भोजन अपना तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे श्वसन में तो इसमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विभिन्न चरणों में मिलती है। चौथे की अगर बात करें, लिखा है ऊर्जा ताप और गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, और दहन में ऊर्जा जो है वो ताप और प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। अगर आप आग जलाएंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको प्रकाश मिलेगा, और आपको जो है ताप तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको प्रकाश भी मिलेगा। लेकिन श्वसन में क्या है, इसमें ऊर्जा जो है ताप और गति ऊर्जा के रूप में, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा, आपके अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 4 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। आप चारों पॉइंटों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में ना याद हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। देखिए, इसके बाद में आपके लिए नंबर देखिए अगला है, क्या है, श्वासोच्छ्वास, और लिखा हुआ है श्वसन में अंतर लिखिए। अब आपको यहाँ पर श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर देखना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तभी मैंने आपको इस वीडियो में इस प्रश्न को भी शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, निःश्वसन में वातावरण से वायु श्वसन अंगों तक पहुँचती है। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या हुआ है कि जो वायु जो होती है वातावरण से आपके शरीर के अंदर पहुंच जाती है। और यहाँ पर श्वसन क्या है, यह एक उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया है। इसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और यह एक कैसी क्रिया है, लिखा है अपचयी क्रिया है। अगला देखेंगे, या इसे कहते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। ठीक है, कि यहाँ पर अभी आपसे इससे पहले वाला पॉइंट क्या पढ़ा था उसे एक बार देख लेते हैं। लिखा है श्वसन एक जो है जैव रासायनिक क्रिया है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले अंतर भी आपके यहाँ पर काम चल सकता है। दूसरा है उच्च श्वसन में श्वसन अंगों से CO2 जलवाष्प युक्त वायु वातावरण में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 2 पॉइंट और बन रहे हैं। एक है कि निःश्वसन क्या होता है, एक होता है उच्च श्वसन क्या होता है। तो निःश्वसन का मतलब क्या होता है, वातावरण से वायु को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें बनी हुई है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपके लिए हो गई हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर देखें श्वसन के लिए लिखा है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 और जलवाष्प बनती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब दोस्तों आपके लिए लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्रिया फेफड़ों या अन्य श्वसन अंगों के द्वारा होती है। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो आपका श्वासोच्छ्वास होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन अंगों के द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों जो आपकी श्वसन क्रिया होती है ये सिर्फ जीवित कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये जीवित कोशिकाओं में होती है। दोस्तों यहाँ पर आपके 3 इंपॉर्टेंट थे अंतर, मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब इसके बाद भी आप देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ चुका है। ठीक है, यह है धमनी और सिरा में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये प्रश्न तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करें। ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर। तो पहला अंतर क्या है कि धमनी क्या काम करती है, ये रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि धमनी का काम क्या होता है, रक्त को हृदय से अंगों तक लाना। अब देखिएगा यहाँ पर सिरा में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, ये रक्त को अंगों से हृदय में लाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट को समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी आता है जिसमें दोस्तों पूछा आता है कि फुफ्फुसे धमनी में कैसा रक्त बहता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर फुफ्फुस लगा है तो उसमें फुफ्फुस धमनी अगर है तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और अगर फुफ्फुस सिरा है तो उसमें शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जब फुफ्फुस लगेगा तो उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि धमनी में कैसा रक्त बहता है तो शुद्ध, और फुफ्फुस धमनी हो जाए तो अशुद्ध। इसी प्रकार सिरा की बात की जाए तो अशुद्ध, और फुफ्फुस सिरा हो जाए तो शुद्ध रक्त। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर धमनी गुलाबी या चटक लाल रंग की होती है धमनी, और सिराएं गहरी लाल या नीले रंग की होती हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा कि धमनी का रंग कैसा होता है, गुलाबी या चटक लाल, और उसका कैसा होता है, लाल या नीला। अब चौथा देखेंगे, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, सिराओं की भित्ति पतली होती है। अब इसे तो आप याद करें आसानी से कि जो धमनी होती है उनकी भित्ति जो होती है मोटी होती है, और सिराओं की भित्ति जो है वो पतली होती है। अगला है गुहा सकरी होती है और इसकी गुहा चौड़ी होती है। आगे देखिएगा 6 नंबर, धमनियों में रक्त अधिक दबाव के साथ रुक रुक कर बहता है।
और शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दबाव के साथ बहता रहता है। शिराओं का मतलब है शिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त को कहाँ ले आती हैं, हृदय तक ले आती हैं। और धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ रक्त को पूरे शरीर में भेजती हैं। तो आराम से रुक रुक के भेजती हैं। जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपकी नस चेक करता है कि कितनी स्पीड से चल रही है, तो समझ लीजिए वो रक्त आपका आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, इसीलिए वो है आगे जो है आपकी नस जो है मतलब लगातार ऐसा लगता है कि जो है धड़कती नहीं, मतलब हृदय आपका धड़कता है, उसी प्रकार से आपकी नस भी चलती रहती है। तो वह सिस्टम वही होता है। ठीक है, रक्त आगे प्रवाहित होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लिखा है कि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 7 लिखे हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ तो कायदा में तो ये बनता है कि आपको 7 याद कर लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आप कहीं पर भी 4 अंतर लिख रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो आप सिर्फ 4 याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर बहुत सरल है, आपको सभी याद हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन 4 तो आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्या है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि ऑक्सी और अनाक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, अनाक्सी का मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर आप पहला तो पॉइंट ये हो गया कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप इस पॉइंट को आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका 1 नंबर में आता है, बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लिया आता है कि जो होता है कि ऑक्सी श्वसन में जो होता है कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो 673 कैलोरी। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सी में तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला देखिए, इसमें 38 अणु एटीपी बनते हैं, इसमें 2 एटीपी बनते हैं। तो आप इसे याद करिएगा, एटीपी के 38 अणु कहाँ बनते हैं, ऑक्सी में, अनाक्सी में सिर्फ 2 बनते हैं। आगे देखिए, CO2 अधिक मात्रा में निकलती है, CO2 कम मात्रा में निकलती है। चौथा भी याद रखिएगा इसे, ऑक्सी श्वसन में जो होता है CO2 अधिक मात्रा में निकलती है, अनाक्सी में कम मात्रा में निकलती है। और दोस्तों आपके लास्ट आपकी समीकरण दे रखे हैं, इन्हें आप तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये समीकरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये समीकरण को भी आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए और है भी, देखिए दोस्तों यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर लिखिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तभी दोस्तों मैंने इस वीडियो में इसे भी शामिल कर लिया है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन आप जानते तो होंगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए, इसमें जल जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और बिंदु स्राव में क्या होता है, इसमें कोषारस तरल रूप में बाहर निकलता है। इसमें क्या निकलता है, कोषारस, उसमें क्या निकलता है, जल। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा है बाष्पोत्सर्जन सर्जित जल होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध जल होता है। और कोषारस में जल, शर्करा, अमीनो अम्ल आदि लवण होते हैं। ठीक है, ये शुद्ध नहीं होता है, इसमें आदि के लवण पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्र वाह्य त्वचा उपचर्म द्वारा होती है। बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा होती है, वाह्य त्वचा के द्वारा, उपचर्म के द्वारा। और दोस्तों अगर बिंदु स्राव की बात करें तो ये जल रंध्रों के द्वारा होती है, जल रंध्रों के द्वारा। अब देखिए अगला क्या है, रंध्र आवश्यकता अनुसार खुलते और बंद होते हैं। जल रंध्र सदैव खुले होते हैं। बिल्कुल मेन पॉइंट यहाँ पर देखिएगा इसे, कि रंध्र जो होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर बिंदु स्राव की बात की जाए तो ये हमेशा खुले रहते हैं। आगे देखिए, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रायः दिन में होती है और बिंदु स्राव की क्रिया दिन रात में, मतलब क्या है, प्रातः या रात्रि में होती है, मतलब सुबह के समय होगी और रात में होगी। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट आपके लिए है पॉइंट कि बाष्पोत्सर्जन पर मूल दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, बिंदु स्राव मूल दाब के कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए 6 पॉइंट हैं, आप इनमें से कोई 4 पॉइंट याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।